डिस्प्ले हो गया, पुश कर देगा। हाँ, पुश हो जाएगा तो। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज आप सबका अपना स्वागत है। हम बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय देवरिया जिला देवरिया से अजय कुमार पांडे। कल चूँकि हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन विशेष लोगों ने विशेष मदद किया है उनको हम लोग अध्ययन में शामिल किए थे। आज हम लोग पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक जिसको हम लोग दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, उनके संबंध में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई में हुआ था। कब? 4 नवंबर 1825। ये बचपन से बड़े बच्चे थे। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा। एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद 1850 में वहीं पर उसी कॉलेज में गणित के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। लगभग 6 सालों तक, 56 तक इन्होंने उस विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में अपना सेवा काल दिया। हम लोग ये जानते हैं कि जो मेधावी लोग होते हैं उनकी मेधा छुपी नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं से दुनिया के सामने आ ही जाती है। इन्हें केन एंड सन्स, एक इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने इन्हें अपॉइंटमेंट दिया, नियुक्ति दिया, और फिर ये नौकरी करने के लिए 1856 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर के लगभग 1876 तक इन्होंने वहाँ पर नौकरी की। लंबा नौकरी किया इन्होंने, लगभग 25 वर्षों 26 वर्षों तक नौकरी करने के उपरांत 1867 में वहीं पर इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से, जिसको हम जानते हैं। कभी कभी ये बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग उसको याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और कब की थी? 1867। 1874 में दादा भाई नौरोजी भारत लौट करके आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने अपने आगे का कार्यक्रम, भारत उस समय तमाम समस्याओं से जूझ रहा था, अंग्रेजों को भगाने का प्लानिंग चल रहा था, कैसे भगाया जाए, क्या किया जाए, इस संबंध में क्या किया गया? एक बहुत बड़ा क्रांति लाया गया। आप लोगों को पता होगा कि ये शुरू में डिमांड पड़े थे बड़ोदरा में, लेकिन उस पद पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाए। वे सब कुछ को छोड़ करके लगभग 3 वर्ष के बाद ही, ठीक है, इसलिए छोड़ दिए कि उस समय जो एक रेजिडेंट था कंपनी का, वो रेजिडेंट कर्नल, उसका नाम कर्नल पेरी था, उससे थोड़ा सा विवाद हो गया। विवादों के कारण जो है ये अपना इस्तीफा दे दिए थे 3 वर्ष बाद ही। उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को भी निर्वाह। क्योंकि आप लोग जानते हैं उस समय जितने अच्छे लोग थे, जो बड़े लोग थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, कांग्रेस में को अध्यक्ष चुनती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी। इन्हें 3 बार इस पद पे सुशोभित किया गया। वह 3 बार कौन सा था? एक बार 1886 में, ये पूछता है, पहली बार ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 1886 में। दूसरी बार बने थे 1893 में, और तीसरी बार बने थे 1906 में। यह तीनों याद रखिएगा। यही मुख्य रूप से इनसे संबंधित प्रश्न डीएलएड में पूछे जाते हैं, जो आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बाद हम लोग आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारतीय इतिहास का वह हीरा है, जिसके अंदर पूर्ण करके राष्ट्र प्रेम का रहा था। आपको जानते हैं, आत्मत्याग, समाज सेवा, देश प्रेम, बड़ों का सम्मान, भारतीय लोगों के प्रति विशेष प्यार, भारतीय सभ्यता संस्कृति, इतना ही कि भारत ही नहीं, विदेशी भी इनका प्रशंसा करते थे। आपको जानते होंगे महात्मा गांधी जी, इनको बड़ा इज्जत देते थे, बड़ा आदर करते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है कीर्तिमान, अगर उनका इस दुनिया में है तो वह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए नहीं है, वो सब साधारण
से अगर हमारी प्रशंसा करते थे तो वह इसलिए नहीं करते थे कि उससे उनका कोई लाभ, वो देश के लाभ के लिए सब कुछ करते थे। वो यहाँ तक नहीं चाहते थे कि हमारी कोई प्रशंसा करें। उनके नजरों में देश जरूरी थे, हम रहें न रहें या देश रहना चाहिए जो हम लोग कथन कहते हैं, या इनके अंदर फूट करके भरा हुआ था। ये प्रतिभा के धनी थे। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने बीए उत्तीर्ण किया था। स्नातक की डिग्री जो है 18 वर्ष की उम्र में ही पा लिया था और 20 वर्ष की उम्र में ये प्रवक्ता हो गया था। ये सोचने वाली बात है, इतने कम उम्र में प्रवक्ता बनना आसान बात नहीं है। इनकी प्रतिभा का परिचय है। साथ ही में वो देखते हैं कि 1886 में जन्मा लिया, जो बहुत कम उम्र का है, ठीक है। लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक के कारण पूरी दुनिया में इतना फेमस हो गया। प्रोफेसर अभी बता रहे थे कि 20 वर्ष की उम्र में जो है ये प्रोफेसर हुए थे। 22 वर्ष की उम्र में जो है मुंबई में ही भारतीय विद्यार्थी परिषद इनको अपना सदस्य बनाया था। इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति जो है 29 वर्ष की उम्र में ये चुन लिए गए थे। ईमानदार थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आजकल तो हम लोग बड़े अजीब हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सोचते थे वो करते भी थे, और जो करते थे वो दिखता था। ये लगभग 20 वर्ष तक फार्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए थे और वहाँ पर उन्हें पद है। 1905 में भारत सेवक समाज 1905 में इसकी स्थापना की। ये बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछता है, इसको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना कब उन्होंने किया था? 1905 में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने देश के अपनी सेवा के खातिर पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ लोग इनको दुर्बल हृदय के कहते हैं और कुछ लोग इनको दुर्बल उदारवादी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, न ये कमजोर थे और न दुर्बल उदारवादी थे। ये हृष्ट पुष्ट थे और जो सोच लेते थे वो करते थे। जैसे कहावत है, लोग कहते हैं कि होनहार विद्वान के गुण सीखने पर वो सब कुछ इनके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। डीएलएड 4th सेमेस्टर में इससे अधिक बहुत कुछ नहीं पूछता है, सो जितना इनके विषय में पूछता है उतना तो हमने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वह नया चैप्टर क्या है? नया चैप्टर में लाल पाल कौन थे? लाल कौन थे? लाजपत राय। बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही थे। इनका जन्म हम लोग जानते हैं कि 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही मेधावी थे। 1876 में डीएलएड कॉलेज पूना से बीए प्रथम श्रेणी पास किया। 1879 में 79 में ये मुंबई के, जो आजकल मुंबई कहते हैं उसका पुराना नाम इसका मुंबई है, मुंबई के विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल किया। इतना ही नहीं, आज पूरा दुनिया अगर बड़े प्रेम से लोकमान्य दुनिया में किसी को कहता है, वह इंसान कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य की बात मिली या निस्वार्थ सेवा करते, सच्ची देशभक्ति के अंदर थी, असाधारण प्रतिभा के धनी थे, त्याग से अंदर बड़ा हुआ था। अगर कहा जाए कि स्वराज की इच्छा कुछ लोगों में थी, उन कुछ लोगों में ये सबसे आगे थे। अगर हम अंग्रेजों से आज लोहा लिए, आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाले अन्य वीरों के जैसे
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। इनको उस समय के लोग जो है अनुदारवादी कहते थे। ये गर्म दल के नेताओं में शामिल थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच थी वो थोड़े हट कर गए थे। ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ये बड़ा होकर के विद्यालय की स्थापना किए थे, न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसको बाद में चल करके पूना के प्रेसिडेंसी ने सबसे अच्छे विद्यालय के रूप में मान्यता दिया हुआ है। ठीक है, वह स्कूल जो है पूरे दुनिया में फेमस है और आज भी वो चल रहा है, सरकारी स्कूल है। ये उस समय स्थापित हुआ था, तो आज तो सरकारी स्कूल नहीं बना है। 2 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी 1881 में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों पत्रिकाओं के प्रकाशन में इनका अहम योगदान था। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे सूर्य थे जिनका उदय भारतीय राष्ट्रीय की जड़ों को, भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ों को मजबूत करने के लिए हुआ था। यह ऐसा सूर्य था जो दुनिया को भारत भी कुछ है, भारत के पास भी कुछ है, इसको लाकर के सामने किया था। राजनीति के रूप में अगर इनको कहा जाए तो यह सामान्य रूप से किसी से सम्मिलित नहीं, किसी से तुलना इतना हो ही नहीं सकता है। ये स्वदेशी आंदोलन जो हम जानते हैं कि विदेशियों का जो सामान बन रहा है इसका हम लोग नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं पर विशेष फोकस इनका था। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने किया था। ये सब इनके ही कारण हो गया था। राष्ट्रीय शिक्षा को अगर बढ़ावा दिया गया, मानना था कि भारत में भारतीयता का विकास करना है, राष्ट्रीयता का विकास करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हो सके। तो इस पर भी इन्होंने अमल किया था। साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता लोग थे उसमें एक राष्ट्रीय नेता थे, और इतना ही नहीं, इनका जो समय था ये पूरा भारत के लिए समर्पित था। इनके ही शासनकाल में कांग्रेस 2 भागों में बटी थी, फूट पड़ गई थी, क्योंकि तिलक जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे। अभी हमने बोला कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता उदारवादी थे। गांधी जी को ही हम लोग कल पढ़ रहे थे तो हमने देखा गांधी जी क्या थे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, झुक करके रहेंगे। इनके देखने में ऐसा लगता था, ये कहते थे कि हम ऐसे रहेंगे। ये दमनकारी जो हैं सब, इन सबों को अगर इनके ही भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तो शायद हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कांग्रेस में फूट पड़ गई और ये जो है गर्म दल के नेताओं में अपने आप को शामिल कर लिया। जेल भी इनको भेजा गया, जेल की सजा जो है 1914 में कंप्लीट कर ली है। उसके बाद फिर जब आए 1916 में कांग्रेस के लोगों ने इन्हें पुनः अपने दल में जो है शामिल कर लिया और इनका वर्चस्व जो है पुनः स्थापित हो गया। जैसा था वैसा पुनः इनको मिल गया। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने जो है एनी बेसेंट के सहयोग से, आप लोगों को पता होगा एनी बेसेंट की, श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वो चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो जाए। उनके साथ मिलकर के ये क्या किए थे, एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? 1916 में एनी बेसेंट से सहयोग लेकर के इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की था। इस समय ब्रिटिश सरकार भारत और भारतीयों को सहयोग की आवश्यकता होगी, भारतीयों से सहयोग की मांग की। बाल गंगाधर तिलक जो है अंग्रेजों से होम रूल की अनुसार जो है अपना मांग किए। ब्रिटिश सरकार उस समय होम रूल को स्वीकार नहीं कर लिया, इसके लिए सहमत नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। देश के कोने कोने में स्वराज का जो आंदोलन है कि हमको हमारा राज्य चाहिए, हम उसको लेकर के रहेंगे, इसमें बड़ा तेजी से पूरे भारत के कोने कोने में इसका विकास हुआ। हर भारतीय, चाहे वो उत्तर का कश्मीर का हो, चाहे दक्षिण के तमिलनाडु का हो, चाहे पूर्व के बंगाल का हो, चाहे पश्चिम के लाहौर या लाहौर से और तरह का हो, हर भारतीयों के नजर बस यही था कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। तो स्वराज पार्टी, स्वराज की मांग जो है इन्होंने स्थापित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत जल्दी ही भारतीयों में, भारत के नागरिकों में इस भावना का विकास हुआ कि
लोग अधिक से अधिक क्या करें, एकजुट हो जाए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनने की शुरू कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय जो है यह भी ऊंच में बदला के रहे थे। लाला लाजपत राय, इनको क्या कहा गया है? पंजाब केसरी। कोई कोई पूछता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन व्यक्ति जो है प्रसिद्ध है, कौन मशहूर है, तो आप लोग वहां पे जरूर टिक लगाइएगा लाला लाजपत राय का। ये आईएएस की एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, इनका जन्म जो है लुधियाना, जो आजकल भारत में पंजाब का एक अच्छा खासा शहर है, उसी लुधियाना के जगरांव गांव में हुआ था 28 जनवरी 1868। कब हुआ था? 28 जनवरी 1868। 28 जनवरी 1868 लुधियाना है। दिल्ली से थोड़ा सा आगे आप लोग जाएंगे पंजाब की तरफ तो लुधियाना पड़ता है। पंजाब का एक फेमस शहर है कंपनियों के मामले में। बिहार और यूपी के अधिकांश लोग वहाँ मिल जाएंगे आपको काम वर्कर के रूप में, काम करने वाले लोगों के रूप में। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही बड़े होनहार थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का जो है बिगुल बजा था तो 1888 में ये भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। शामिल ही नहीं हुए थे। उग्र राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग गरम कहते हैं, उग्र राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के बीच में एक आंदोलनकारी को संगठित किया। ठीक है, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग सामान्य किस्म के नहीं थे, ये उग्र राष्ट्रवादी थे। इनका मानना था, इनका दृष्टिकोण था कि हम इंग्लैंड वालों को इंग्लैंड की भाषा में ही जवाब देंगे, तभी वो हमारे देश को छोड़कर के इंग्लैंड वापस जाएंगे। और 1905 में बनारस में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि भारत यदि स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसको अंग्रेजों से भिक्षावृत्ति की नीति का परित्याग करना होगा और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हम कब तक भीख मांगेंगे? हम भीख मांगते रहेंगे और वो सब जो है हमें कुछ समझेंगे ही नहीं। हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग आजकल स्टेटस पे लगा भी रहे हैं कि मौन रहना, सामने वाले को लगता है कि अगला कमजोर है, तो मौन रहना कमजोरी का लक्षण नहीं। बहुत कुछ सोच करके आदमी मौन रहता है। आप लोग सुंदरकांड में ये पढ़े होंगे कि राम जी जो है, जब खबर मिल गई कि सीता समुद्र के उस पार है, लंका में है, उनको लाना है, तो बैठ करके अनुनय विनय शुरू कर दिया था सागर पर कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए, मुझे उस पार जाना है। इसको हम कहेंगे उदारवादी स्वभाव के थे कौन? राम थे। लेकिन दूसरे तरफ अगर लाला लाजपत राय के रूप में देखा जाए तो वहां पर कौन शामिल था? लक्ष्मण भैया जो थे, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल या गोविंद, अन्य लोगों के जैसे जो है जो राष्ट्रवादी थे, उनके जैसे मान लिया जाए, तो वो लोग कहते थे कि विनय मांगने से, अन्य विनय करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं, हमें हमारे अधिकार अगर चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। फिर लास्ट में राम जी ने वही किया, विनय न मानम जलद गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए भय भी होए ना प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होगा। ये मानते थे कि अगर हमें स्वतंत्र होना है, अन्य विनय छोड़ना, भिक्षावृत्ति छोड़ना होगा, हमें अंग्रेजों के सामने खुल करके आना होगा ताकि हमें आज़ादी मिल सके। इतना ही नहीं, वे यंग इंडिया पत्र का संपादन प्रारंभ किया था और तरुण भारत नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। वो कहते थे कि हमारे पास तो वो जज्बा है कि हम इंग्लैंड क्या चीज है, पूरे दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं, हम गाँव के भरोसे पूरे विश्व पे अपना कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक को पत्रिका थी या तरुण भारत पुस्तक था, इसको अमेरिका और इंग्लैंड वाले ने चाहा तो बहुत, प्रसिद्ध तो बहुत हुआ, लेकिन उसको जो है जब्त कर दिया गया।
उन्होंने पंजाब, वंदे मातरम, पीपल पत्रों आज का भी संपादन किया था। ये सब जो है छोटे छोटे पत्र थे, पत्र पत्रिका जैसे थे, इसका भी संपादन उन्होंने किया था। 1922 में पुनः वो वापस आ गए थे। 1922 में उन्होंने स्वराज जल के कार्यक्रम में खुल करके समर्थन किया, ठीक है, और भारत को स्वतंत्र कराने में अपने देश के अन्य नेताओं का उन्होंने साथ दिया। 1925 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन का उनको सभापति चुना गया था, महासभा था, हिंदू महासभा। उसके बाद वहाँ पे साइमन का विरोध हुआ था, जो साइमन कमीशन आपको जानते हैं क्या आया था, उसका लाहौर में जुलूस निकाल करके विरोध किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है अंग्रेज सार्जेंट ने इनके सर पे लाठियों से प्रहार किया था और बहुत सारा इनको पीड़ा दिया गया था, बंदी बनाया गया था, ठीक है। लास्ट में चल करके जो उत्तरदायी पुलिस वाले थे सबको अलग अलग जगहों पे जो है लोगों ने मिल करके मारा। लाहौर में भी भाषण करते हुए लाला लाजपत राय ने भविष्यवाणी किया था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ प्रत्येक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील के तरह से होगा। मैं पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक ताबूत में भर करके समुद्र में फेंकूंगा और उस समुद्र में जो ताबूत फेंका गया होगा, मेरे शरीर पे जितना लाठी गिरा है ये समझो एक एक कील होगा, जिस ताबूत को बंद करने का काम करेगा। बहुत भयंकर विद्रोही एक तरह से कह लिया जाए तो अंग्रेजों के थे और इनका प्रभाव भी भारत पे ज्यादा होता था। 17 नवंबर 1828 को इस माँ भारती के वीर सपूत का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। महात्मा गांधी ने इनकी मृत्यु में कहा था कि भारतीय गगन मंडल का एक महान नक्षत्र लुप्त हो गया। अगर वह होता तो संभवतः हमारा देश 1947 की राह में और पहले ही होगा जाता। इनकी मृत्यु पर हम सब दुखी हैं, दुखी होना भी चाहिए। इनके साहस, चरित्र, देश प्रेम और परिश्रम से प्रेरित होकर के स्वराज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इनके मृत्यु का प्रभाव ऐसे पड़ा कि पूरे भारत के लोग एक बार पुनः जो बैठे बैठे सो रहे थे, जैसे हम लोग कहीं बस में सफर करते हैं या कथा सुनने जाते हैं या कुछ ऐसे जगहों पे होते हैं, तो बैठे बैठे जब कोई काम नहीं होता तो आलस से आ जाता, आलस में नींद आ जाती है। उसी समय अगर कुछ अचानक कुछ अनहोनी हो जाए तो हमारी निद्रा भंग हो जाती है। ऐसे भारतीयों की निद्रा को भंग किया और पुनः हम भारतीय क्या हो स्वराज के राह पर दौड़ पड़े। ऐसे वीर सपूत को हम लोग जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद अंतिम व्यक्ति के रूप में जिसको पूछा जाता है, कभी प्रश्न आ भी जाता है, अंतिम 2 व्यक्तियों को पढ़ा जाएगा। एक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज तुरंत मुंह में आ जाता है जैसे ही नाम आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और दूसरा नाम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जानते हैं तो देखते हैं कि उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा राज्य के कटक नगर में आज भी ये कटक नगर है 23 जनवरी 1897 ईस्वी नेताजी का जन्म हुआ था। बचपन से ही बड़े मेधावी थे। इनके विषय में तमाम किताबें छपी हैं, बहुत सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद 1919 में ये BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। उसके पश्चात इन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत में उच्च पद पर आसीन हुए थे। उस समय IAS जो आजकल IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेज बड़े कठिनता से उस पेपर को लेते थे ताकि भारतीय लोगों का चयन न हो पाए। तो इसमें जो है इन्होंने चयन निकाला हुआ था, उसको पास किया था। किंतु जो ब्रिटिश हुकूमत था उसका इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपने पद से इस्तीफा देकर के देश सेवा में जुट गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है गांधी जी के संपर्क में आए, लेकिन गांधी जी की सोच के विपरीत
श्री पट्टाभी सीतारमैया जी को पराजित करके त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इनको बनाया जाए क्योंकि ये कर्म दल के थे। कुछ समय बाद कार्यकारिणी से जो है इन्होंने इनकार भी कर दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था और एक नए दल की स्थापना किए थे जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस जी की गतिविधियों को देखते हुए बड़ा डरा रहता था, हमेशा भयभीत रहता था। आप लोगों को पता हो ना हो, कुछ जगहों पे कहा जाता है कि भारत आजाद होने के बाद एक गुमनामी बाबा थे, बहुत दिनों तक ये पेपर में छाया था। गुमनामी बाबा के रूप में इनको जिंदा रखा गया। अब क्या उसमें हकीकत है, तो इस पे पर्दा उठा नहीं है, उठने के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्रिटिश हुकूमत ही नहीं, भारत के जो कुचल्ले नेता थे, जिनको केवल राजनीति करना था, जिनको केवल अपनी रोटियां सेकना था, जिनको दूसरा कोई काम नहीं था, वे सब चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाईलाइट करना था। क्यों? क्योंकि हम लोगों की रोटी सीख नहीं पाएगी। हम लोग जानते हैं कि ऐसे बड़े लोग जो हैं अगर आगे बढ़ते हैं तो जो दब्बे कुचले लोग होते हैं जिनकी छोटी मानसिकता, तो नहीं चाहते कि ऐसे लोग आगे बढ़ें। ठीक है, 1940 में चूंकि कांग्रेस से भी यकीन रहते थे तो केवल भारत को कैसे स्वतंत्र कराया जाए यही सोचा करते थे। 1940 में इनको अंग्रेजों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन बाद जेल में रहे, जेल में नजरबंद किए गए थे। फिर भी जो है ये वहाँ से चुपचाप भाग निकले और काबुल होते हुए जर्मनी होते हुए जापान भाग पहुंचे। जापान में इनका बड़ा इज्जत हुआ। वहाँ जाकर के जापानियों की सहायता से एक फौज की स्थापना किया था जिसका नाम आजाद हिंद फौज था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस आजाद हिंद फौज ने भारत के तरफ से लड़ा था, जिसमें 50,000 से भी अधिक सैनिक थे जो आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। जय हिंद का नारा ये देते थे और दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने दिया था। आप लोग एक स्पेशल नारा सुनते होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही है। ऐसे ही दक्षिण प्रतिभा के धनी लगभग हम तो ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद तक जिनका जीवन काल रहा, कब मरे इसके लिए विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विमान हादसा में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब क्या उसमें हकीकत था यह अब तक जो है पता नहीं चल पाया है। जो भी हो, जब तक हकीकत नहीं सामने आएगा तब तक कुछ कहना असंभव है। छुप करके ऐसा व्यक्त नहीं रह सकता है। अंग्रेज शायद उन पर डील किए थे कि हम तुमको आज़ाद कर देंगे अगर तुम्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा वापस कर देता। विमान हादसा में सब को दिखाया गया था जाने के पहले ही कि मारे जा चुके हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग को जो लास्ट नाम पढ़ना है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं जानता है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनको सब लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू जो है उस जमाने के जाने माने वकील हुआ करते थे। स्पेशल परिवार था, धनी परिवार था, बहुत पूंजी था इस परिवार में। एक जगह मैं उनके विषय में पढ़ रहा था कि ये लंदन में किसी विद्यार्थी से कोई किताब आगे देखने के लिए उसका कवर जो है पूरे पृष्ठ जो है बड़ा स्पेशल प्रिंटेड था, गोल्डन कलर का। केवल देखने के लिए मांगे कि उनको दे दो, थोड़ा देखने की किताब कैसी है, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने। उसने शायद मना कर दिया था। ये अपने पिताजी को पत्र लिख करके भेजे थे कि हमको ऐसी ही 10 किताबें चाहिए जिसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ, जिसके किनारों पे सोने का वर्क किया गया। उस जमाने में 10 मांगे तो 20 उनके पिताजी से उसी किताब पे जिस किताब को मांगे थे सब पे सोना मढ़वा करके और भेजा था। और मान लगा सकते हैं कितने गरीब या कितने अमीर ये रहे होंगे। हम लोग जानते हैं कि यह परिवार शुरू से ही बहुत रईस परिवार था।
अक्सर हम लोग जब इनका नाम लेते हैं तो काला कोट और कोट के जेब में गुलाब का फूल लगा हुआ वह व्यक्तित्व सामने आ जाता है, जो फोटो में हम लोग देखा करते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। गांधी जी ने जब कह दिया कि नेहरू बच्चा है, इसके अंदर की बचपना अभी गया नहीं, मरते दम तक ये बच्चा ही रह जाएगा। ठीक है, नेहरू जी को बच्चों से बड़ा प्यार था, बच्चे बड़े प्रेम से इनको चाचा कहते थे, इसलिए दुनिया में चाचा नेहरू के नाम से फेमस है। इनका जन्म जो है हम सब लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 1879 ईस्वी में इलाहाबाद में आनंद भवन के नाम से एक भवन है जो इस समय सरकार की संपत्ति है। वह भवन भी लोगों का था, उनके पिताजी का था, उसी में हुआ था। बड़े ऐसे आराम से उनकी जिंदगी बीती थी। बहुत कम समय में इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल किया। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी अन्य लोगों के साथ ये शामिल रहे। अच्छे अच्छे पदों पे भी ये नौकरी किए। क्योंकि हम लोग जानते हैं रईस लोगों का पूछ हर जगह होता है। इनको अंग्रेज भी बहुत लाइक करते थे, गांधी जी भी बड़ा लाइक करते थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय बने जिसमें भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कुर्सी जो है प्राप्त किया था और लगातार देश सेवा में उन्होंने बहुत काम किया। हम लोग जानते हैं कि चीन से एक पंचशील समझौता हुआ जो इनके शासनकाल में ही हुआ था। आज पाकिस्तान कूद रहा है। स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान को 50 लाख रुपए एक मुश्त ताकि उसकी व्यवस्था चल सके इन्होंने उपलब्ध कराया था। ये तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुनिया में फेमस है, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग इतना पढ़ेंगे, इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग कल जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें जलवायु, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।